जो मैं कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन प्ले करती हूँ, वो कहीं न कहीं मेरे रिसर्च का हिस्सा होते हैं। और जो मैं इवॉल्व होने की बात करूँ तो आई थिंक वो आप ऑडियंस बता सकते हैं। मैं नहीं बता सकती कितना चेंज मुझ में आया है, बट आई थिंक आई हैव ऑलवेज़ ट्राइड टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ एंड ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई लास्ट रोल। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अगर बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं समझने की, इज़ शी द सेम गर्ल, इज़ शी द सेम गर्ल, इज़ शी द सेम गर्ल, आई थिंक दैट इज़ माई अचीवमेंट। कि लोग रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं कि ये वही लड़की है जिसने ये भी प्ले किया है, ये वही लड़की है जिसने ये भी प्ले किया है। ओह माय गॉड! सो आई थिंक इन दैट वे इफ़ आई हैव टू से दैट आई हैव somewhere managed to bring something new on the screen for the audience. जैसे आपने कहा कि रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसे जो 90s के एक्ट्रेसेस थी उनको रिकग्नाइज करना हर एक रोल में मुश्किल हो जाता था। मतलब जब आप देखें चालबाज में श्रीदेवी को और फिर चांदनी में देखें आप श्रीदेवी को, तो आपको डिफरेंस पता चलता था कितने डिफरेंस रहेगा वो और फिर आप जो है माधुरी दीक्षित को देखें तेजाब में और फिर माधुरी दीक्षित को देखें प्रेमरथ में, तो वो फिर आपको पता चलता है। तो जो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट आप मानती हैं कि क्या मानती हैं आप? मैं आई विल डेफिनेटली से कि मेरे लिए ये चैलेंजिंग होता है मोर देन आई वुड से अ पॉजिटिव पॉइंट और अ नेगेटिव पॉइंट। फॉर मी इट इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग हाउ आई कैन डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई लास्ट रोल और लास्ट कैरेक्टर। अगर मैं कहूँ तो मैंने बहुत सारे एक्टर्स जो रनिंग एक्टर्स हैं, लीडिंग एक्टर्स हैं, ए लिस्टर्स हैं, मैंने उनको देखा है कि उनका जो काम है बहुत ही मोनोटोनस है। देयर डायलॉग डिलीवरी इज़ ऑल्सो मोनोटोनस, देयर वे ऑफ स्पीकिंग इज़ ऑल्सो मोनोटोनस। I think with name and fame, a lot of people get so distracted that they want to finish their job. But I feel uh, entertainment is, and especially cinema is such a medium where you can explore yourself so much कि जिसका कोई अंत नहीं है। इट्स मोर लाइक एन ओशन कि इट्स सो वास्ट एंड सो मच टू एक्सप्लोर। सो आई थिंक in my case I want to do that and I want to keep doing that, and this is one of the reason that I keep taking roles which are different from the last one. I don't want to do the same kind of roles. आपका नया शो अनदेखी आया है जहाँ हर एक कैरेक्टर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ग्राफ और ऑडियंस कनेक्शन से बना हुआ है। इस ऐसे एस्टैब्लिश यूनिवर्स में एंट्री करते वक्त कितना प्रेशर ज़्यादा था या एक्साइटमेंट? ना तो मुझे प्रेशर था, ना तो मुझे एक्साइटमेंट थी। मुझे जो था वो ये था, मुझे अपने मम्मी पापा का डर था क्योंकि एक तो दिस इज़ a grey character, to be very honest. I won't say that it is a good character or it's a bad character, it's a grey character. More than that, it was a character which was speaking about a girl who was a victim of circumstances. And I have seen a lot of girls, especially because I remember that I was part of one association, and I could relate to the whole situation. So for me, the only challenge was how to make myself so much involved and how much I can explore the inner world of that girl. Because playing grey means that you have to be charming and innocent, and you have to be devilish at the same time. तो वो जो लोग होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो मैंने मोस्टली अपनी लाइफ में तो देखे नहीं हैं, बट उनको प्ले करने के लिए मैंने बहुत सारी फ़िल्में देखी थी, बहुत सारी फ़िल्में देखी थी जिसके अंदर वेयर द गर्ल इज़ स्ट्रॉन्ग एंड शी इज़ अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। एंड आई रिमेंबर मैं अपने जो डायरेक्टर हैं आशीष शुक्ला सर, उनके साथ इतनी सारी उन्होंने मुझे रेफरेंस वीडियोस भेजे थे, इतने सारे उन्होंने मुझे लिंक भेजे थे, और आई वाज द लास्ट वन टू गेट हायर्ड ऑन द प्रोजेक्ट। तो मेरे पास प्रिपरेशन टाइम भी बहुत कम था। बाकी सारे अगर कैरेक्टर्स की बात करें, इफ़ यू सी ऑल ऑफ देम, दे आर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर्स एंड दे ऑल हैव नोन ईच अदर फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो ऑलरेडी जब इस्टेब्लिश हो जाती है तो आपको वो ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरे लिए एक्चुअली सभी के साथ
अगर देखा जाए तो वो सब ब्रेक भी करना था और सबके साथ मुझे इंडिविजुअल टर्म्स भी रखने थे. सो इन दैट केस आई एक्चुअली डिड समथिंग वेरी क्रिएटिव, जो मैं अपना सीक्रेट बताऊंगी नहीं, वो मेरा क्राफ्ट है. ये थोड़ा बहुत बता सके आप तो बता सकते अरे अ, जब एक असम्बल कास्ट होती है और ये सीज़न 4 है तो ऑलरेडी 3 सीज़न से लोगों ने बहुत सारे लोगों को पसंद किया है और वो इस्टेब्लिश कैरेक्टर्स हैं. तो मुझे लगा कि आई एम द लास्ट वन टू गेट हायर्ड एंड आई वांटेड टू सी एवरीवन्स परफॉर्मेंस. तो मैंने क्या किया, जब सबका शूट शुरू हो गया था और मेरे मेरे शूट को होने में टाइम था, तो मैं सेट पे गई और मैं बैठ के 2-3 दिन तक आई हैव ऑब्जर्व, यू कैन आस्क शुक्ला सर ऑल्सो, आई हैव ऑब्जर्व्ड ओनली एक्टर्स हु वर एक्टिंग. जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स चल रहे थे, मैं 5 दिन तक वहाँ गई हूँ एवरी डे ऑन द शूट विदाउट मी डूइंग एनी थिंग. आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग एवरी एक्टर सो दैट आई सी कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है और किसकी क्या वीकनेस है. अनदेखी सीजन 4 का ऑफर हुआ, तो क्या इस कैरेक्टर और इस डार्क वर्ल्ड में जो आपको इंस्टेंटली कनेक्ट, क्या था वो जो आपको इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया इस शो में? मुझ जब आप करियर के स्टेज पे हैं, स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, और आप ऐसे डार्क कैरेक्टर प्ले करती हैं, तो क्या चीज़ ऐसी थी जो कनेक्ट कर गई? they were paying me very well. मुझे ऑडिशन के टाइम ही समझ गया था कि ये जो कैरेक्टर है इसके अंदर मुझे बहुत मैं बहुत ओवरवेलमिंग फील करने वाली हूँ और ये मेरी बहुत ही सेंसिटिव साइड को एक्सप्लोर करेगा और ये शायद मुझे बहुत इमोशनली सेंसिटिव भी बना देगा. तो आई वॉज नॉट वेरी सर्टेन टू टेक सच कैरेक्टर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज प्लेइंग समथिंग डार्क विच इज़ नॉट इवन डार्क बट ग्रे, इट इज़ ट्रिकी. आप गुस्सा दिखा सकते हैं, आप कॉमेडी दिखा सकते हैं, मगर जब आपको ह्यूमर दिखाना होता है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ विटीनेस एंड कॉमेडी, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट कि वो लैंड होनी चाहिए प्रॉपरली. तो मेरा भी बस आइडिया ये था ग्रे को लैंड कैसे करूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने मैंने रोल्स किए थे, या तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, या बोल्ड थे, या तो वो बहुत ही गुड गर्ल टाइप्स थे. सो आई थिंक इन दैट वे आई वुड से कि इट वाज समहाउ मैनेज्ड. जैसे आपने कहा कि आप मतलब कि दूसरों का शूट देखी थी आपने, और फिर उसके बाद आपने अपनी प्रिपरेशन चालू की. इस शो का सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर एक एक्टर स्क्रीन पर एक अलग एनर्जी लेकर आता है. एंसेम्बल हैवी कास्ट के साथ काम करते वक्त आप कितना कोलैबोरेटिव और कितनी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फील हुआ? अरे बहुत सीरियस हैं सारे, बहुत ज़्यादा सीरियस है. इतना तो मैं सीरियस कभी अपनी लाइफ में नहीं हुई. आई थिंक अनदेखी के अनदेखी के सेट पे सभी सीरियस हैं सिवाय मेरी मम्मी जी की है. मम्मी जी और मैंने इतनी मस्ती की है, इतनी मस्ती की है. हम लोग तो ऐसे गाने गाते थे और मैं उनके लिए ऐसे वो आमिर खान के गाने गाती थी, ए क्या करती तू. मैं उन मीनाक्षी सेठी मैम, शी इज़ अ वंडरफुल वुमन एंड शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट एंड आई थिंक मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आता था. बाकी तो सभी अपने कैरेक्टर्स में इतने सीरियस रहते थे, उनको देख देख के मुझे सीरियस फीवर चढ़ जाता था. एक तरफ अनदेखी जैसे ग्रिटी और इमोशनली डार्क प्रोजेक्ट था, और दूसरी तरफ फतेह जैसे लार्जर देन लाइफ एक्शन सेटअप वाली फिल्म. इन दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड के बीच ट्रांजिशन करना कितना डिफिकल्ट था मेंटली और इमोशनली? जब मैंने फ़तेह की थी, आई थिंक फ़तेह में भी आई टुक फ्यू डेज़. मैं सेट पे वहाँ भी सेम थिंग, आई वेंट देयर, आई बिकॉज आई वॉज द लास्ट वन अगेन टू गेट हायर्ड. हमेशा मुझे लास्ट में लेते हैं, आई डोंट नो. यहाँ तो उनको बिल्कुल पता होता है कि यही लड़की कर सकती है. तो फ़तेह के अंदर आई रिमेंबर कि जो उन्हें लड़की का कैरेक्टर चाहिए था वो वे टू इनोसेंट चाहिए था. मतलब चुलबुली जो गांव की लड़कियां होती हैं जिनको बिल्कुल सोच समझ नहीं होती और वो बहुत ही उनसे बात करेंगे ना आप तो एक अलग ही मिठास होती है उनकी उनकी बातों में, क्योंकि उनको ऐसे चालाकियाँ नहीं आती हैं जो आज के वर्ल्ड में आप बेसिकली सिटी में जैसे आप लड़कियों को देखते हैं. तो उतना जाने के लिए मुझे आई थिंक वहाँ पे
5 से 7 दिन तक आई थिंक मैं पिंड के अंदर ही रही थी और उनकी कल्चर को रीड किया था, उनकी लोकल लैंग्वेज को रीड किया था, उनके घर में कैसे चाय इकट्ठे बनाते हैं ये सब रीड किया था। बट जब मैंने अनदेखी को फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, अनदेखी के अंदर मैंने किसी के सीजन्स देखे हैं, नहीं तो मैं कभी पुराना काम नहीं देखती हूँ, चाहे वो आई मीन 5th सीज़न हो या कोई मुझे कहता है कि इसका रेफरेंस देख लो, मैं कभी नहीं देखती हूँ। बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्टर्स जो थे वो इस्टेब्लिश थे और वो काफ़ी टाइम से कुछ कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं एक बार उनका काम देखूँ। और बट आई डोंट थिंक सो मैंने इसके लिए कुछ प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं की थी। आई जस्ट ओनली एक्टिंग के अंदर ना इट इज़ ऑल अबाउट रिएक्शन। आपसे अगर आप जैसे मुझसे बात कर रहे हैं, इसके लिए आपने मुझसे रिहर्सल नहीं की, राइट? वैसे ही जो जैसे बात कर रहा था मैं बस उसको वैसे ही आंसर कर रही थी। तो ऑब्वियसली वहाँ सारे सीरियस एक्टर्स थे, तो सीरियस एक्टर थे तो जितनी सीरियसनेस से वो मुझसे बात करते थे उतना सीरियसली मैं उनको जवाब देती थी। सो आई थिंक आई डिडंट प्रिपेयर टू मच फॉर द रोल, बट आई डिड डिगिंग ऑन हर इनर वर्ल्ड कि हाउ इज़ नताशा लाइक, व्हाट इज़ शी लाइक, और मतलब अगर वो जो आज बनी है वाई इज़ शी लाइक दैट। सो या नताशा और आप में कितनी सिमिलरिटी देखती हैं? कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिवाय हमारे नाम के, और कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक्टर्स को मॉरली ग्रे और अनकन्वेंशनल कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करने का मौका दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऑडियंस भी अब परफेक्ट हीरो से ज़्यादा फ्लॉड और रियल कैरेक्टर्स को कनेक्ट कर रही है? मैं एज अ ऑडियंस व्यू पॉइंट बताऊंगी अपना यहाँ पे। आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक एज एन एक्टर। आई थिंक जब मैं फ़िल्म देखती हूँ, अगर मैं 90s की फ़िल्मों की बात करूँ, तो उस टाइम पे जब फ़िल्म बनती थी हर एक कैरेक्टर, एक हीरो हीरोइन तो डेफिनेटली होते थे क्योंकि वो मेन कैरेक्टर्स होते थे जिनके आसपास चीज़ें चल रही हैं। मगर जो उनके प्राइमरी कास्ट कह लो या आप सपोर्टिंग कास्ट कह लो या आप द क्रू मेंबर्स कह लो, रेस्ट ऑफ द कास्ट कह लो, वो इतने अमेजिंग होते थे कि आपको ना पूरी फिल्म में फ्लेवर आता था। बट नाउ अडेज़ आई फील फिल्म्स के अंदर सिर्फ मेन कास्ट को ही आप इतना देखते हैं कि एक तो उन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है, बिकॉज एवरी सीन इज़ अबाउट देम, एवरी थिंग इज़ अबाउट देम, एंड देन दे वांट ऑल द क्लोज अप, मतलब देयर इज़ नो फ्लेवर, एनी फ्लेवर लेफ्ट इन द फिल्म। बट वेब सीरीज़ के अंदर आई थिंक इतना, क्योंकि इतने सारे एपिसोड्स होते हैं और इट इज़ नॉट अबाउट वन पर्सन, देन इट इज़ अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल। इनफैक्ट मैंने पंचायत देखा, मुझे पंचायत बहुत अच्छा लगता है। मुझे नीना मैम का कैरेक्टर तो बहुत ही क्यूट सा लगता है, जो जैसे डांटती रहती है। इनफैक्ट वहाँ पे जितने अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उन सबके फ्लेवर्स निकल कर आते हैं। सो आई वुड से कि बिकॉज ऑफ वेब सीरीज़ एंड बिकॉज ऑफ OTT, इट गिव्स अ प्रिविलेज दैट it is not just hero heroine films, it is about a lot of people around that thing. ओटीटी स्पेस की बात की जाए तो कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ गया है, बिकॉज ऑडियंस कॉन्स्टेंटली कंपेयर परफॉर्मेंसेस। क्या ये प्रेशर भी रहता है हर एक नए प्रोजेक्ट में खुद को रीइन्वेंट करना जरूरी है? मुझे रीइन्वेंट करना खुद से बहुत अच्छा लगता है, बट मुझ पे कोई प्रेशर नहीं होता। और मुझे रीइन्वेंट करना इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज बचपन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कैसे हम ड्रेसअप होते थे, आई थिंक वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन का पार्ट आप तभी बनते हैं जब आप एक्टर बन जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी ड्रेसिंग होती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो कैरेक्टर भी हावी होने लगता है। इफ़ आई सिट इन अ गाउन इन दिस टाइम, आई वुड प्रॉब्ली स्पीक लाइक लेडी, आई वॉन्ट स्पीक लाइक एज एन एक्टर। सो आई थिंक जब आप एक कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं या एक कैरेक्टर चेंज करते हैं, वो खुद से ही आपको एक नई दुनिया में लेकर चला जाता है। जब आप अपनी जर्नी को देखती हैं तो क्या आप फोकस वर्सिटैलिटी प्रूव करने पर है या सिर्फ वही स्टोरी चूज करना चाहते हैं जो इमोशनली एक्साइट करे? वर्सेटैलिटी 100%। मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स करने हैं सो दैट आई कैन सी। ओके, और आज आप ग्रिटी ओटीटी ड्रामास भी कर रही हैं और कमर्शियली सिनेमैटिक प्रोजेक्ट्स भी है। एज एन एक्टर किस जोन में आप ज़्यादा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है, रियलिस्टिक एस्टर स्टोरी या लार्जर देन लाइफ एंटरटेनमेंट? मैं अभी दोनों ही एक्सप्लोर कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी आई हैव डन ओनली 3 वेब सीरीज एंड 2 फिल्म्स। इट इज़ टू अर्ली फॉर मी टू टेल यू दैट इफ़ आई लव वन सेगमेंट मोर देन द अदर। आई थिंक आई स्टिल हैव टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके,
लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि मैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करूं, बट येस आई हैव टू कीप गोइंग फॉरवर्ड। एंड फैंस को मैसेज यही है कि एक्टिंग जितना सिंपल लगता है उतना ही है, कॉम्प्लिकेट करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। 4 तरीके की चीज़ें होती हैं जो सब सिखाते हैं, सीख लीजिए। मगर जब आप सेट पे होती हैं तो वो 4 चीज़ें भी याद नहीं रहती हैं। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से दैट acting is beautiful, but don't chase acting because you want to be famous. If you want to be an actor, you have to be patient, you have to be dedicated, you have to be determined, you have to have that devotion towards yourself that आपको कुछ करना है। अगर ये सब चीज़ें और डिसिप्लिन अगर आप में नहीं है तो गुड लक टू यू। एक और चीज़ जानते हैं कि सोशल मीडिया आजकल बहुत ट्रेंड में है और लोग जो है एक्टर्स स्पेशली जो है सोशल मीडिया में जो है अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि इतने फॉलोअर्स हैं हमारे पास, इतने फॉलोअर्स हैं। तो आप कितने सोशल मीडिया फ्रेंडली हैं और आपको क्या लगता है कि मतलब सोशल मीडिया से कई बार ऐसा लगता है कि काम भी छूट रहा है क्योंकि आजकल डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स देखकर कास्ट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं ये कहूँगी कि जिसको जो सूट करता है वो करना चाहिए। आई थिंक सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग मनी, अर्निंग मनी एंड मेकिंग लाइवलीहुड। और अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, देन वाई नॉट। और अगर हाँ एक्टर्स के लिए ये चैलेंजिंग हो गया है कि उनको फॉलोअर्स के साथ कास्ट किया जाता है। इन माई केस आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे डायरेक्टर्स जो हैं उनको एक्टर्स चाहिए होते हैं, या उनको लगता है कि आई एम द ओनली वन हु कैन पुल ऑफ द कैरेक्टर। और अगर मैजिकल परफॉर्मेंसेस सिनेमा में चाहिए तो आपको एक्टर्स की ज़रूरत है, आपको एक्टर्स की ही ज़रूरत है। सोशल मीडिया नेटवर्क कितना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव। आई एम एक्टिव बट नॉट एक्टिव। मैं सिर्फ अपना काम के अलावा कुछ ज़्यादा पोस्ट नहीं करती हूँ, बहुत ही रैंडम स्टफ पोस्ट करती हूँ। बट येस, इट इज़ अ गुड बिजनेस, इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू स्टार्ट देयर ओन स्पेस, and it makes them happy, it makes them occupied, it makes them feel liberal. Then I think प्लीज़ डू इट, देयर इज़ नो हार्म इन इट। एंड जिन एक्टर्स को लगता है कि ये बहुत ही ये है वो है फलाना ठमकाना है, आप मत करो। आप मेहनत करते रहो, आपको ऑडिशन देते रहना चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, आपको नहीं सोचना चाहिए कि वो फॉलोअर्स की वजह से जा रहा है। अगर फॉलोअर्स की वजह से जा रहा है देन मेक अमेंडमेंट विद योर सेल्फ कि भाई मेरी चॉइस है कि मुझे अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने हैं और मुझे इसकी वजह से काम नहीं मिल रहा है, आई एम हैप्पी। डोंट, मुझे लगता है कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कंप्लेन करने से जस्ट सिचुएशन वर्स्ट होती कई बार है। ऐसा होता है कि एक्टर्स सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स का पूछ रहता है कि मतलब कई बार ऐसे एक्टर्स ने बोला हमें कि मतलब कि प्रोड्यूसर आके बोलता है कि ये एक्टर के फॉलोअर्स ज़्यादा है तो इससे हमारी फिल्म ज़्यादा हिट होगी तो इनको ले लो, इनको कैंसिल करो, ऐसे करके होते हैं कई बार। तो मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत नहीं है। अगर कोई प्रोड्यूसर अपनी फ़िल्म में पैसे लगा रहा है तो उसको पूरा हक है कि वो फॉलोअर्स के बेसिस पे किसी को कास्ट करे, क्योंकि ऑब्वियसली फॉलोअर्स तो सारे रियल होते, फेक फॉलोअर्स तो होते ही नहीं, आप बिलीव, है ना। जैसे फेक फॉलोअर्स तो होते नहीं है, लोग पैसे से ख़रीदते हैं थोड़ी ना फॉलोअर्स। ऐसी मैंने तो बहुत सारे लोगों के देखे 1-1, 2-2 मिलियन फॉलोअर्स और लाइक्स होते हैं मुश्किल से। और मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने लाइक्स भी करवा रखे हैं, फॉलोअर्स भी, कमेंट्स भी अपने पैसे देकर कर रखे हैं, और एक्टिंग उनको आती नहीं है पर वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सो एवरीबडी नोज़ द बिजनेस। ऐसा नहीं कि कोई एवरीबडी इज़ अननोन अबाउट द होल फैक्टर, बट मेक अ पीस विद योर सेल्फ। अगर तुम्हें लगता है कि लोग फॉलोअर्स की वजह से कास्ट कर रहे हैं तो लेट देम डू दैट। आई मीन यू जस्ट से कि भाई मेरी खुद की चॉइस है कि मुझे अपना सोशल मीडिया नहीं बढ़ाना, और मेरी खुद की चॉइस है दैट आई डोंट वांट टू ग्रो इन सोशल मीडिया, आई वांट टू ओनली फोकस ऑन एक्टिंग एंड मेक अ पीस विद इट। डोंट कंप्लेन। आई मीन लाइफ इज़, इट्स नॉट दैट बिग जितना, मतलब यू नो मरने के बाद दोबारा से हम घूम फिर के दोबारा से सोशल मीडिया में आ जाएंगे। सो टेक अ चिल पिल। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि रिसेंटली एक डायरेक्टर हैं जोया अख्तर करके, उन्होंने जो है रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको अगर करण जौहर और इसमें काम नहीं मिलता है तो जाके हम लोग क्रिंज करते हैं कि ये नेपोटिज्म है और ये है वो है। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखो
उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा, प्रॉबेबली दिस थॉट माइट हैव कम अक्रॉस टू हर। उनका सर्कल मेरे सर्कल से बहुत अलग है, मुझे नहीं पता वो किस सर्कल में बैठती हैं, मेरा सर्कल बहुत ही अलग है। नेपोटिज़्म की वजह से किसी का काम जाना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से किसी का काम जाना, आपके पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से किसी का काम जाना, आपके कनेक्शन ना होने की वजह से किसी का काम जाना, आपकी टीम ना होने की वजह से आपका काम जाना, दे आर मैनी फैक्टर्स टू लूज़ अ वर्क एंड टू गेन अ वर्क। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें क्रिप करना चाहिए। जो इम्प्रूव कर सकते हैं उस पे फोकस करना चाहिए, जो इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं उसके बारे में क्रिप करके उसको और ख़राब करना नहीं चाहिए। लास्टली यंगस्टर्स को जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और स्पेशली जो आपकी अंडे की सीज़न 4 आया हुआ है उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं ये कहना चाहूँगी, आप मेरा काम देखिए और आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। और यंगस्टर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी पर्दे पे दिखता है वो सब सच नहीं होता है, वो सिर्फ़ एक कहानी होती है। कहानी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, कहानी को कहानी तक सुनकर देखकर सो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू।